चलिए आज हम शुरू करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस, है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें देखिए हमें हाइट एंड डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री का। और देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में हमें हाइट एंड डिस्टेंस जनरली, जैसे कि टॉपिक का नाम ही है, वो मेजर करना होता है। और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स है जो हमें मालूम है। मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है। नाउ दिस इज प्लेन रोड और इस टावर के ऊपर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है एंड लेट्स से दिस इज सम ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को वो ऐसे देख रहा है, ठीक है। एंड लेट्स से दिस इज ये लाइन हो गया, है ना, ये हमने एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। तो इस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, अब ऑब्वियसली ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो प्लेन है ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में। अब इस लाइन के साथ ये जो देख रहा है उस लाइन को, इनके बीच में ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेसिकली अगर ऊपर कोई खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंड लेट्स से दिस इज अनदर टावर और ज़मीन पे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है, ऐसे देख रहा है। तो अब वो सर ऊपर करके देखेगा तो वो जो देख रहा है और लेट्स से वो ग्राउंड के साथ जो उसका ये लाइन ऑफ साइट है, ये जो एंगल बना रहा है थीटा, इस एंगल को हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है वो टावर के टॉप को, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको जो है मिलेगा। तो इसके बेसिस पे हमें मालूम हो और इसके बेसिस पे हम अब क्वेश्चंस करेंगे। और जहाँ जहाँ पे मतलब नए नए क्वेश्चंस मैं आपको बताते जाऊँगा, जहाँ जहाँ जो नए नए कॉन्सेप्ट लगते जाएंगे मैं वो कॉन्सेप्ट आपको देने देर समझाते जाऊँगा। फिर इसमें एक और चीज़, आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ याद रखेंगे जो पहले भी शायद मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में जब रेशोज कर रहे थे तो बताया था, एंड दैट इज ऑलवेज अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी इज रेशो, रादर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, ठीक है। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली नोन अपॉन नोन हम करते हैं, इससे हमें हमारे आंसर मिल जाते हैं सिंपल ट्राइंगल्स में। कॉम्प्लिकेटेड ट्राइंगल्स अगर हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे, उसका फिर अलग टेक्निक है, वो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा देन एंड देयर। तो अभी फिलहाल के लिए हमें ये रूल याद रखना है, एंड दैट इज अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी विल बी द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का डायग्राम, ठीक है, उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर आप रूल लगाएंगे अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी एंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे डायग्राम बनाना ये ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ डायग्राम बनाने से मुझे क्वेश्चन ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, एग्जामिनर को देखिए आपका क्वेश्चन, आपका सोल्यूशन समझने में ज़्यादा इजी होगा। नाउ क्वेश्चन पे हम आते हैं, आपको बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए एलिवेशन मतलब कोई जो है ज़मीन पे खड़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। मान लीजिए कोई एक टावर है और मेंशन किया हुआ है कि जो टावर का टॉप है, ठीक है ना, वो नीचे से देख रहा है टावर के टॉप को फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, किसी ग्राउंड के किसी एक जगह से अगर मैं टावर के टॉप को देखता हूँ विच इज़ 30 मीटर। अब आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम ऐसे क्या करेंगे कि स्प्लिट में स्प्लिट कर करके पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ेंगे ऐसे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। किसी एक पॉइंट से मैं किसी टावर के टॉप को देख रहा हूँ और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का जो फुट है, मतलब जो उसका बेस है, यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस आपको कितना बताया है, 30 मीटर बताया है, ठीक है। 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। देखिए ये स्टेटमेंट में ही कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो हमें ठंडे दिमाग से इसको, चाहे तो क्वेश्चन को आप 3 बार 4 बार पढ़िए, लेकिन समझना एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बता रहे हैं।
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बोला है, कहाँ से, पॉइंट ऑन अ ग्राउंड से, है ना, और वो पॉइंट कहाँ पे है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये हाइट है तो ये एच आपको निकालना है। इस ट्राइंगल को हम कुछ भी नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो अब देखिए आपको ये जो बी सी है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये ए सी हाइट मुझे निकालनी है। तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ए सी अपॉन बी सी। देखिए रूल क्या बताया था, अननोन अपॉन नोन, ठीक है, अननोन क्वांटिटी अपॉन नोन क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, देखिए अननोन क्वांटिटी मतलब यहाँ पे वो चीज़ जिसे मुझे निकालनी है। ऐसे तो मुझे देखिए ये ए बी भी मालूम नहीं है कितना है ना, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये 30 मीटर्स मालूम है और ये एंगल 30 डिग्री मालूम है, लेकिन इसके अलावा मुझे ना तो ये साइड पता है ना तो ये साइड पता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ उस साइड में जो मुझे निकालना है। यहाँ पे मुझे हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो मैं इस हाइट की बात करूँगा, तो अननोन की जगह हम ए सी रख देंगे क्योंकि ए सी यानी कि हाइट ऑफ द टावर मुझे निकालना है। और इस पूरे ट्रायंगल में कौन सी साइड मुझे पता है, तो मुझे बी सी साइड पता है तो मैं बी सी लिख लूँगा। अब मैं ट्रिगोनोमेट्री के रूल के हिसाब से देखूँगा, अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ होता है वो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री, ठीक है। तो ए सी अपॉन बी सी हमने tan 30 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ए सी अपॉन बी सी इज tan 30, ए सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है उसको हम h ले लेते हैं, बी सी मुझे मालूम है 30 मीटर्स इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री जो है कितना होता है 1/√3 होता है। तो हम h अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/√3 या फिर h इज इक्वल टू 30 को यहाँ लेके आ जाएंगे, वो जगह 30 इंटू 1/√3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, रैशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट मिल रहा है, तो रैशनलाइज करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 30 इंटू √3/√3 और वो √3 पहले से था, तो ये बन जाएगा 30√3/√3, √3 बन जाएगा, ये आपको 10√3 मिल जाएगा आंसर, 10√3 मीटर्स, क्योंकि मीटर में दिया हुआ था हम मीटर लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया 10√3। और इसमें कई बार बोलते हैं कि आप जो टावर की हाइट है वो डेसिमल्स में है ना, अप टू 2 डेसिमल ऑफ प्लेस निकालिए, तो उस केस में आपको √3 की वैल्यू दी होगी, जैसे 1.73, ठीक है, 2 या 3 डेसिमल जहाँ तक भी बोला है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 1.732 हो जाएगा 17.32 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। आपको बोला है कि एक पतंग है वो उड़ रहा है और उसकी हाइट ज़मीन से कितनी है, 60 मीटर्स, ठीक है। हाइट, अब जब भी हाइट बोल रहे हैं तो हम पूरा वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, तो 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मानो पतंग उड़ाते उड़ाते क्या किया, उसके धागे को ज़मीन में कहीं पे बांध दिया, ठीक है, टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, अब ये जो धागा है ये ज़मीन के साथ जो एंगल बना रहा है वो है इंक्लिनेशन विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो ये ज़मीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, अज्यूमिंग देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको बोला है कि मान लीजिए कि इस धागे में कोई भी स्लैक नहीं है, माना इसमें जो ऐसे झुकाव आ जाता है वो झुकाव नहीं है, ये एकदम सीधा है धागा, एकदम अगर सीधा है तो वो धागा कितना लंबा होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो बेसिकली मुझे ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ निकालनी है L, ये मुझे 60 मीटर दिया हुआ है। तो सिंपल मैं ट्रिगोनोमेट्री का रूल लगा लूँगा, मैं इस ट्रायंगल को कुछ भी नाम दे देता हूँ, लेट्स से A, लेट्स से दिस इज B, लेट्स से दिस इज C। अब मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल ABC में देखिए सिंपल सी बात, अननोन क्वांटिटी, तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे देखिए जो मुझे निकालना है उसको, है ना, तो जो निकालना है वो अननोन क्वांटिटी, यानी कि AC मुझे निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC हम लिख लेते हैं, और नोन क्वांटिटी
इन तीनों साइड्स में से मुझे कौन सी साइड दी हुई है, एंड दैट इज ए बी। ठीक है, ये साइड मुझे दिया हुआ है तो मैं ए बी लिख लूँगा। अब इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में ए सी इज हाइपोटेन्यूज एंड ए बी इज इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब देखिए हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर हमें देखना है कि कौन सा रेशियो है, ये हो जाएगा कोसेक, तो कोसेक ऑफ 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री हो गया, तो मैं लिख लूँगा ए सी इज इक्वल टू ए बी कोसेक 60 डिग्री। ना अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। ठीक है ना, ए सी मुझे कितना मिल जाएगा, ए बी हमने कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ए बी इज 60 मीटर्स इंटू कोसेक 60। ठीक है, कोसेक 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है ना, 2/√3, तो 2/√3 कितना हो जाता है। अभी हम इसमें डेसिमल में हम आंसर नहीं निकालेंगे, हमें बोला नहीं गया हुआ है, लेकिन मैं इसको रैशनलाइज ज़रूर करूँगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2/√3 इंटू √3 3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3, 320 है ना, तो 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 40√3 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मुझे कितना मिल गया, 40√3 मीटर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए हमारा टैन रेशो बन रहा था, यहाँ पे हमारा कोसेक रेशो बन रहा है। तो बेसिकली रेशो कुछ भी बन सकता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे निकालना क्या है, उसको ऊपर रख दीजिए, जो दिया हुआ है उसको नीचे रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, हम डायग्राम बनाते जाते हैं, आपको पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि धागे की लंबाई निकालनी थी। यहाँ पे आपको ऑलरेडी धागे की लंबाई दी हुई है, स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। लेट्स से ये धागा है, ये 100 मीटर लॉन्ग है। अच्छा, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल यानी ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, मतलब ये काइट अगर यहाँ कहीं पे है तो इसकी हाइट मुझे निकालनी है। एंड हाइट मीन्स हमेशा वर्टिकल हाइट की हम बात करते हैं, तो ये जो हाइट है मुझे निकालना है, इस हाइट को हम h अगर माने तो आपको हाइट निकालनी है। प्लस इसमें एक और चीज़ बोलिए, अज्यूम दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये एकदम सीधा है, इसमें कोई भी स्लैक नहीं है ना, ये मुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, लेट्स से ए बी एंड सी। तो रूल हम वही लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास ए बी, क्योंकि मुझे ए बी निकालना है और ये मुझे पता नहीं है, अननोन क्वांटिटी, अपॉन ए सी जो कि नोन क्वांटिटी है, इज इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो। अब देखिए ए बी अननोन क्वांटिटी, दिस इज, ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेसिकली ये ए बी अपॉन ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो मैं साइन ऑफ 60 डिग्री लिख लूँगा। अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है, ए बी मुझे कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। अच्छा, ए सी मुझे कितना दिया हुआ है, 100 मीटर्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो अब मैं इसको फर्दर जब सॉल्व करूँगा तो एच कितना हो जाएगा, ये 100 जो है यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई √3/2, 250 ज़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50√3 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर धागे की लंबाई कितनी है, 50√3 मीटर्स। अगर आपको इसको डेसिमल्स में निकालना है तो √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, मेक्स एन एंगल 45 विद द रिवर बैंक। अब देखिए मान लीजिए ये कोई भी एक रिवर है और इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, लेकिन वो ब्रिज इस हिसाब से है कि वो इस नदी के किनारे के साथ 45 का एंगल, मान लीजिए ये ब्रिज इस टाइप का है, तो ये ब्रिज जो है नदी के किनारे के साथ कितना 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हो गया हमारा ब्रिज। ठीक है, अच्छा, अब आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ द, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ 150 मीटर्स, मतलब ये जो लेंथ है ये 150 मीटर्स है। लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ 150 मीटर्स अक्रॉस द रिवर, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, है ना, विड्थ बोला है। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं इस टिप से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ,
तो बेसिकली हमें ये पूछा गया है ये विड्थ कितनी है ना, ये हो जाएगी विड्थ ऑफ द रिवर। ये मुझे यहाँ पे मालूम है 150 मीटर्स। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये 150 हमें दिया हुआ है, ये मुझे निकालना है। इसको हम विड्थ W मान लेते हैं। लेट दिस बी A, दिस बी B एंड दिस बी C। तो मुझे यहाँ पे विड्थ निकालना है। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC हमारे पास AB हो गया जो कि मुझे निकालना है, AC हो गया जो कि मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं AB। अब देखिए ये 45 डिग्री है, दैट मीन्स इसके सामने वाले साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। और 150 ये तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 45 है तो हम 45 लिख लेते हैं। तो AB अपॉन AC मुझे साइन 45 मिल गया। अच्छा AB मेरे पास कितना है, AB इज़ व्हाट, AB मुझे निकालना है, ये विड्थ ऑफ द रिवर है, और AC मेरे पास कितना है 150 मीटर्स। तो साइन 45 1/√2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू 150/√2 हो जाएगा। विड्थ इज 150/√2। इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू √2/√2, ये हो जाएगा 150/√2 इंटू √2 हो जाएगा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा तो 75/√2 मीटर्स। ये क्या हो गया हमारा विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर्स टॉल, ठीक है ना। कोई एक ऑब्जर्वर है, मान लीजिए एक इंसान है, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये ज़मीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और ये इसका आई लेवल हो गया। अच्छा, 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, इज 28.5 मीटर्स अवे। अब ये जो भी खड़ा है इसका जो डिस्टेंस है किसी एक 28.5 मीटर अवे लिखा हुआ है फ्रॉम अ टावर, ठीक है। ये कोई भी एक टावर है मान लीजिए, तो इस टावर से इस व्यक्ति की डिस्टेंस है ना, ये जो भी खड़ा है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 28.5 मीटर्स, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज। अच्छा, आई लेवल तो ये हो गया, तो इस आई लेवल से इस टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो देखिए उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मैं ये वाला लाइन लूँगा यानी आई लेवल लूँगा। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हाइट निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि इतना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर इस डिस्टेंस को उसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। माने ये हाइट और ये हाइट, ये दोनों मिला के जो है टोटल हाइट ऑफ द टावर होगा। तो पहले हम ये वाला पोर्शन जो है, लेट्स से दिस पोर्शन इज h, हम ये निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABNC। तो इस ट्राइंगल में देखिए मुझे AB निकालना है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए, मतलब अगर ये 28.5 है देन दिस मस्ट बी 28.5। तो मुझे इस ट्राइंगल ABC में, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा, इससे पहले हम लिख लेंगे ये BC, इसको हम नाम दे देते हैं D, इसको हम नाम दे देते हैं E। तो हम लिखेंगे इन BCDE, ये चीज़ मेंशन कर देंगे, इन BCDE, BE इज इक्वल टू CD, है ना, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है, एंड BC इज इक्वल टू ED, ठीक है, एंड दैट इज 28.5। BE इज इक्वल टू CD, है ना, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1.5। तो ये दो रिजल्ट हो गए हमारे पास। अब उसके बाद हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में AB मुझे निकालना है, ठीक है, ये जो AB है इस AB को मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ पे AB लिख लेता हूँ अपॉन, अच्छा ये BC मुझे पता है 28.5, तो मैं BC लिख लेता हूँ, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट। देखिए इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो P अपॉन B, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कौन सा रेशो बन रहा है, tan थीटा, है ना, और थीटा यहाँ पे कितना है 45, तो tan 45 लिख लेंगे। tan 45 डिग्री जो है 1 होता है, तो tan 45 हमें 1 मिल गया। दैट मीन्स AB अपॉन BC, है ना, इस AB अपॉन BC को हम लिख लेते हैं 1,
ठीक है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल गया। तो ए बी और बी सी इक्वल है, मतलब ये वाली हाइट जो है कितनी 28.5 है, और ये वाली हाइट हमने अभी यहाँ पे देखा कितना था 1.5 था। तो टोटल हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा 28.5 एंड 1.5 विच इज 30, है ना। तो 30 मीटर्स ये हो गया टावर की हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर विल बी 30 मीटर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का है। आपको बोला एक इलेक्ट्रिशियन है, एंड इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर्स। ठीक है ना, एक पोल है, यहाँ पे हम पोल बनाते हैं, ये एक पोल है, इस पोल की हाइट है 4 मीटर। अब आगे आपको बोला है कि ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। मान लीजिए ये पोल का टॉप है, तो इस पोल के टॉप से उसको 1.3 मीटर यहाँ कहीं पे पहुँचना है। ठीक है ना, एकदम टॉप में नहीं जाना है, यहाँ कहीं पे पहुँचना है, क्योंकि वो सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर फिर अपना रिपेयर वर्क कर सकता है। तो 1.3 मीटर बिलो द टॉप उसको यहाँ कहीं पे पहुँचना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पोल है, इसकी टोटल हाइट 4 मीटर है। ठीक है ना, दिस टोटल हाइट इज़ 4 मीटर। तो इतना पोर्शन जो है 1.3 हो गया, तो इतना पोर्शन हो जाएगा 2.7। ठीक है ना, 4 में से 1.3 माइनस कर लेते हैं, 2.7 ये हो गया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको बोला बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, यहाँ पे उसे पहुँचना है रिपेयर करने के लिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। अब देखिए इस पोल पे वो क्या करेगा, ऐसे सीढ़ी लगाएगा। ठीक है, सपोज दिस इज ग्राउंड, तो ऐसे वो सीढ़ी लगाएगा। तो अब आपको पूछा इस सीढ़ी की लंबाई, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दैट ही शुड यूज विच वन इंक्लाइन एट एन एंगल 60, मतलब वो सीढ़ी को उसको कितने एंगल पर रखना है, 60 डिग्री के एंगल पर रखना है हॉरिजॉन्टल से, वुड एनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। तो बेसिकली हमें देखिए इस क्वेश्चन में है क्या कि टोटल 4 मीटर दिया हुआ था, लेकिन सीढ़ी को उसको सिर्फ इसी पोजीशन तक लगाना है ताकि यहाँ खड़ा होकर वो अपना रिपेयर काम कर सके। क्योंकि अगर पूरा ऊपर तक सीढ़ी लगाते तो खड़े होकर वो हवा में तो काम करेगा नहीं ना, उसको काम तो पोल पे ही करना है। तो थोड़ा सा नीचे सीढ़ी लगाएगा। प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा, जब वो सीढ़ी लगाते हैं तो पूरी हाइट पे नहीं लगा के थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, सो दैट दे कैन स्टैंड अप ऑन द सीढ़ी, है ना, सीढ़ी पे खड़े होकर वो काम कर सकते हैं। तो अब हमें इस 1.3 से मतलब नहीं है, हमें इस 2.7 इज़ द हाइट, है ना, और ये सीढ़ी की लेंथ मुझे निकालनी है। सपोज L इज़ द लेंथ ऑफ द सीढ़ी। इसको हम नाम ले देते हैं, लेट्स से A, B एंड C। ठीक है, इसको कुछ पॉइंट D दे देते हैं। उसका हालांकि अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम ट्राइंगल ABC देखेंगे। तो देखिए ये बेसिकली अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है, बस इतना फ़र्क है कि हमने इसके टोटल हाइट से मेरी जो रिक्वायर्ड हाइट है वो मैंने निकाल ली। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मुझे AC निकालना है, तो मैं AC को ले लेता हूँ, और AB मुझे मालूम है तो मैं AB को नीचे ले लेता हूँ, और मैं रेशो देखता हूँ। इस ट्रायंगल में AC क्या हो जाएगा, इस एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मुझे बेसिकली हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विच इज़ कोसेक 60 मिल गया। तो हम H की जगह L लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द लैडर। P यहाँ पे 2.7 है, हाइट ऑफ द पोल जहाँ तक उसे पहुँचना है, और कोसेक 60 तो कितना हो जाएगा 2/√3। तो L मुझे कितना मिल जाएगा, देखिए L यहाँ पे हो जाएगा L इक्वल्स टू 2.7। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.7 इंटू 2/√3। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे, ये हो जाएगा 2.7 इंटू 2/√3 पहले से है, इंटू √3/√3 है ना, √3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 2/3 इंटू √3, ये में मिल जाएगा। इस 2.7 का पॉइंट हटा देते हैं, नीचे हम 10 कर देते हैं, 3 9 = 27, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 5 = 10, तो ये हो जाएगा 9, नीचे बच जाएगा 5 और √3। तो ये हमें मिल जाएगी लेंथ ऑफ द
लैडर है ना, लेंथ ऑफ लैडर इज 9/5√3 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने देखा ट्रिगोनोमेट्री में जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा है कि आप जो भी आपको निकालना है, जिसको हम अननोन क्वांटिटी बोल सकते हैं, उस अननोन क्वांटिटी को आप न्यूमरेटर में रखिए, जो नोन क्वांटिटी है उसको आप डिनोमिनेटर में रखिए और उसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना? और एक्चुअली ये दिस इज नॉट द ओनली मेथड, कई बार जो क्वेश्चन है उसमें हम अननोन क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी अदर वे अराउंड भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी में मुझे क्या करना था, द वेरी सेम क्वेश्चन, यहाँ पे ये लेंथ ऑफ द लैडर है, ये सपोज 2.7 था। ठीक है ना? हमने यहाँ पे क्या था कि ए बी सी, तो मैंने ए सी को ऊपर रखा था, ए बी को नीचे रखा था, क्योंकि ये मुझे फाइंड आउट करना और ये मुझे ऑलरेडी मालूम है। ठीक है ना? अगर मैं इसको अदर वे राउंड करता, मतलब जो मुझे मालूम है उसको ऊपर रखता और जो मुझे नहीं मालूम है उसको मैं नीचे रखता, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। और कई बुक्स में ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किए जाते हैं, है ना। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये मुझे 45 दिया हुआ है, सॉरी 60 दिया हुआ था, ओके 60। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा साइन 60, तो हम साइन 60 हो जाएगा √3/2। ए बी इज 2.7 अपॉन ए सी मुझे मालूम नहीं है, इसको मैं एल लिख लूँगा। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या होगा कि इसको उधर उसको इधर, देखिए क्रॉस करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा हो सकता है 1 या 2 लाइन ऑफ कैलकुलेशन या 1 या 2 लाइन के जो स्टेप्स है वो बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन इस मेथड से भी निकलेगा। ठीक है? तो हो सकता है कि आपको स्कूल में आपके टीचर ये मेथड बताएं, लेकिन जो अननोन और नोन है उसमें सीधा सीधा मेरे पास क्या हो, अभी इसमें करना क्या पड़ रहा है कि मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, फिर इस 2.7 को उस तरफ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसमें एक स्टेप और बढ़ गया, या फिर इसको मैं उधर भेजूंगा, उसको मैं इधर भेजूंगा फिर। ठीक है ना? तो कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक स्टेप और बढ़ जाता है। ठीक है? उस स्टेप में क्या होता है कि सीधे सीधे अननोन क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास ऊपर रह जाती है, तो क्या है कि दूसरी तरफ आप हर चीज़ को ट्रांसफ़र करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, जनरली आंसर जो हमारा सीधा सीधा आता है। ठीक है?